Hello everyone, good evening. Today I will be discussing on metallurgy. ठीक है, मेटलर्जी जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे मेटल्स की बातें होंगी, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, राइट? नाम से यही तो समझ आ रहा, ठीक है। तो हम लोग आज इसका बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, कि मेटलर्जी में कुछ टर्म्स क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे मेटलर्जिकल स्टेप्स होता है, क्या क्या करना पड़ता है, बस इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ऑल मिनरल्स आर ओर्स एंड ऑल ओर्स आर मिनरल्स। कौन सा स्टेटमेंट राइट और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आप सोचिए, थोड़ा समय लीजिए और आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट राइट और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको क्या है, मिनरल्स का मतलब क्या होता है और ओर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सोच लिया मिनरल्स और ओर्स कौन सा स्टेटमेंट राइट और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। अगर नहीं पता तो ठीक है, पहले आप समझते हैं कि मिनरल्स किसे कहते हैं और ओर्स कैसे कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स और ओर्स से जाने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट जो है वो का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ क्रस्ट में कहाँ कहाँ पे है। ये एलिमेंट आपका मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटलॉइड भी हो सकता है, राइट। अब हमारे अर्थ क्रस्ट में ये एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, देखते हैं पहले इसको। हम लोग लिथोस्फेयर का बात करते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर का जो इनर कोर होता है वहाँ पे जो एलिमेंट मेनली पाया जाता है वो आयरन का पाया जाता है। इसको सिडेरोफाइल कहते हैं इस रीजन को, ठीक है। यहाँ पे आयरन पाया जाता है और आप समझ सकते हैं कि आयरन के वजह से ही हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो इतना यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत हायर होता होगा इनर कोर में। यहाँ पे जो आपका आयरन भी होगा वो मोल्टन स्टेट में होगा, उसी मोल्टन स्टेट के वजह से ही आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है, राइट। इनर कोर हो गया, ठीक है। उसी के बाद वाला जो लेयर होता है इनर कोर के बाहर वाला लेयर चेल्कोफाइल। यहाँ पे ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 16 तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाहर वाला लेयर चेल्कोफाइल के होता है लिथोफाइल, जिसमें कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 2 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अर्थ क्रस्ट का, जहाँ हम लोग जिसका माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में जो कंपाउंड्स होता है वो एग्जिस्ट करता है आपका सल्फाइड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स का फॉर्म में या फिर कार्बोनेट्स का फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स पाया जाएगा ये मेनली इनके ही कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, सल्फाइड, ऑक्साइड्स या फिर कार्बोनेट्स। ये तो हो गया कि लिथोस्फेयर में एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। इनर कोर में आयरन, उसके बाहर वाला आपका ग्रुप 13 से ग्रुप 16, उसके बाहर वाला लिथोफाइल ग्रुप 1 से ग्रुप 2, और जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कंपाउंड सल्फाइड, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर में बात करें तो एलिमेंट्स जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा और नोबल गैसेस होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स होगा। हाइड्रोस्फेयर में बात करें तो यहाँ पे जो हेलोजेंस वाले होंगे और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हेलोजेंस हो गया, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स हो गए। तो आपको समझ आ गया होगा कि लिथोस्फेयर में एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है और हाइड्रोस्फेयर में क्या है, ठीक है। ये बताने से बस इतना ही मतलब था कि एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट में है, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो आपका एटमॉस्फेयर में हो, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग, चूंकि ये मेटलर्जी चैप्टर है तो यहाँ पे हम लोग बात किसका केवल करेंगे, मेटल्स का ही बात करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हो बट हेयर वी विल टॉक अबाउट ओनली मेटल्स ओनली, ठीक है। अब ये जो मेटल्स होता है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ क्रस्ट पे। या तो ये नेटिव फॉर्म में होगा, यानी कि ये फ्री स्टेट के फॉर्म में होगा, या फिर ये किसी के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। जो फ्री स्टेट वाले जो मेटल्स है जिसे हम लोग नेटिव ओर्स भी कहते हैं, इसका एग्जांपल्स जैसे हो जाएगा आपका रुथेनियम हो जाएगा, रोडियम हो जाएगा, पैलिडियम हो जाएगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ये सब कुछ जो मेटल्स है ये आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको नेटिव ओर्स भी बोलते हैं या फिर नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में होगा वो तो उसको आप जानते ही है कि या तो वो सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई कि एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे क्या है, और उस एलिमेंट में भी हम लोग को किसका बात करना है, केवल मेटल्स का बात करना है। और मेटल्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये फ्री स्टेट में या कंबाइंड फॉर्म में। नेटिव वाले के एग्जाम्पल हमने यहाँ बता दिया। अब समझते कि मिनरल्स किसे कहते हैं। एलिमेंट्स जो होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। या फिर अगर हम लोग एनसीईआरटी की भाषा में बोले इसे,
तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसको हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं माइनिंग करके, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल कहते हैं, ठीक है। और क्या होती है, ये तो हो गया मिनरल। और क्या होता है, और वही होता है जिससे कि हम लोग, जिस मिनरल से हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मिनरल है क्या, ये कंबाइंड एलिमेंट जो ये कंबाइंड फॉर्म में होगा किसी न किसी के साथ, ठीक है। अब इसी मिनरल से अगर आप मेटल निकाल सकते हैं तब आप उस मिनरल को क्या कहेंगे, ओर कहते हैं, ठीक है। पर ये जो एक्सट्रैक्शन होना चाहिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए और आसानी से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये थोड़ा सा अनप्रॉफिटेबल हो या फिर इसका जो फिजिबिलिटी हो या फिर एक्सट्रैक्शन हो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन का जो प्रोसेस है इसमें केमिस्ट्री का अलग अलग प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग मेटलर्जिकल स्टेप्स में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। एक पॉइंट है, आपसे पूछते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी एलिमेंट का, आपको कोई मिनरल्स, आपको कोई और से मेटल निकालना, ठीक है, पर वो जो मेटल का निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है, फिजिबल नहीं है, ठीक है, या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो क्या आप उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे? जवाब है नहीं। आपका जो एक्सट्रैक्शन और उससे जो आइसोलेट करेंगे मेटल, वो जो प्रोसेस होना चाहिए वो फिजिबल भी होना चाहिए, साथ ही साथ वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, तभी उसका मेटलर्जी किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी मेटल, किसी का भी ओर से मेटल निकालना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। और वो जो और हम लोग जो निकालते हैं धरती माता से, अर्थ क्रस्ट से, उसके साथ अर्दली इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, कुछ भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट, ठीक है। और जो होल प्रोसेस है आपका ओर से मेटल निकालने का जो प्रोसेस है, इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। यानी कि हमारा जो चैप्टर का नाम है मेटलर्जी, वो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि वो जो ओर से होगा वो मेटल निकाला जाएगा, और जितना भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है उस पूरा प्रोसेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। कि यानी क्या कह रहे हैं कि मेटलर्जी कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको मेटलर्जी में बताया कि मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, कि जब आप ओर से मेटल को निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो उस मेटलर्जी का प्रोसेस में भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे एक एक करके समझाया है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि आप अर्थ क्रस्ट से आपने माइनिंग करके किसी और को निकाला, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, आप उसको क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, उस बड़े बड़े पत्थर को तोड़ेंगे और थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है, स्मॉलर फाइनर पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करेंगे क्रश करके। ये किससे करते हैं, ये एक मशीन से करते हैं जिसका नाम है जो क्रशर, ठीक है। इस मशीन ये क्या करता है कि उस ओर को क्रश करता है और ग्राइंड करता है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, उसको पल्वराइज करेंगे, यानी कि उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे उस ओर को आप। इसके लिए आप कौन सा मशीन को यूज करते हैं, बॉल मिल या फिर स्टैम्प मिल। ये जो मशीन है ये क्या करता है, पल्वराइजेशन करने का काम करता है, चूरा बनाने का काम करता है, पाउडर बनाने का काम करता है ओर को। तीसरा स्टेप क्या है कि अब वो पाउडर्ड ओर में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगा, आपको उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन करना। इसी कंसंट्रेशन का दूसरा नाम है ड्रेसिंग करना या फिर बेनिफैक्शन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए ये दोनों नाम पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन के लिए ड्रेसिंग भी यूज कर सकते हैं आप, बेनिफैक्शन भी यूज कर सकते हैं। ड्रेसिंग से नाम समझ आ रहा होगा कि जैसे कि जब आप कहीं का आप कुछ कट जाता है या आपको चोट लग जाता है तो क्या करता है, ड्रेसिंग किया जाता है, उस जगह को साफ किया जाता है, उसके बाद आपको पट्टी लगाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं कि और को क्या किया जाता है, इम्प्यूरिटीज उसका हटाया जाता है, उसको साफ किया जाता है। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये डिपेंड करता है आपका ओर और गैंग का फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पे, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आपका ओर और गैंग के बीच में वेट डिफरेंस होता है, आप हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करेंगे मेथड को। अगर आपका और या गैंग में से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन शो करता है तो आप वहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। अगर आपका जो और या फिर गैंग है, ठीक है, वेटेबल होता है ऑयल में, यानी कि वेटेबिलिटी का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे आप फ्लोटेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर आपका और जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, और जो आपका गैंग वो इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वहाँ पे आप केमिकल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि आप लीचिंग का यूज करेंगे वहाँ पे। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये डिपेंड करता है कि आपका ओर और गैंग का फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस क्या है,
उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला तो आप उसको उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद उस ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसको रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के लिए आप एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, या फिर आप मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। सेल्फ रिडक्शन किया जाता है, कार्बन के साथ रिडक्शन किया जाता है जिसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो है ये रिडक्शन करने के लिए किया जाता है। अब पूछेंगे कि मेटल्स को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया जब इसको रिड्यूस ही करना था, तो इसका आंसर ये है कि जो ऑक्सीडेशन के बाद जब रिडक्शन किया जाता है तो वो आसानी से हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट मेटल से मेटल का रिडक्शन करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, पर अगर आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद रिडक्शन करेंगे तो वो इजीली हो जाता है रिड्यूस, ठीक है। 5वां स्टेप आपका रिफाइनिंग है। रिफाइनिंग आपको प्योर मेटल देता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे पोलिंग का करते हैं, लिक्वेशन करते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये सब अलग अलग मेथड्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं रिफाइनिंग के लिए, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए, मैं आपका कोशिश करूंगा डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल, राइट। ये जो टॉपिक है ये इसी तरह से लिखा गया है और बताया गया जिस तरह से हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ताकि आपका एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद हो जाए, और उसके बाद आप जब एनसीईआरटी बुक को देखें तो बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जो 10 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है अर्थ क्रस्ट में, उसमें सबसे पहला नाम है ऑक्सीजन का, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, और इसी तरह आपका चलते जाता है, ठीक है। पर हमें फोकस किस पे करना है, एल्यूमिनियम और आयरन, क्योंकि एनसीईआरटी में भी हमारे इन्हीं का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे, पर अगर हम मेटल की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है, जिसका परसेंटेज होता है 8.3% अप्रोक्सीमेट वेट होता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, एल्यूमिनियम का। आयरन जो है वो 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, पर अगर मेटल की बात करें तो ये 2nd मोस्ट अबंडेंट मेटल है, राइट। अब हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन्हीं का जिक्र किया हुआ है किताब में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है वो हमारे इग्नियस मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, माइका और क्लेज के फॉर्म में। एल्यूमिनियम जो है वो आपका जेम स्टोन्स में प्रेजेंट होता है इम्प्योर फॉर्म में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में, और जो इसका इम्प्योरिटीज होता है वो रेंज करता है आपका क्रोमियम से लेकर कोबाल्ट तक। क्रोमियम आपका रूबी में होता है और कोबाल्ट आपका सफायर में होता है। आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, इसका यूज़ भी बहुत है। इवन आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसमें आयरन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें भी आपका रोल होता है। आप समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। हमारा जो आरबीसी है उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, राइट। वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट का जो हीम पार्ट होता है उसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो मेनली ऑक्साइड और उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि हम बात करें बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट को चूज किया गया एक्सट्रैक्शन के लिए क्योंकि ये जो ऑक्साइड ओर्स होता है ये बहुत अबंडेंट पाया जाता है, और दूसरा बात कि ये पॉल्यूटिंग गैस प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड आयरन पायराइट करता है। जब आप आयरन पायराइट का करेंगे एक्सट्रैक्शन तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि एक पॉल्यूटिंग गैस है। तो ये एनसीईआरटी में ये लाइन इंपॉर्टेंट और पता होना चाहिए। आपसे पूछा भी जा सकता है कि हमें हर बार हम लोग बॉक्साइट को क्यों चूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए एल्यूमिनियम का, और दूसरा और को क्यों नहीं करते। करने को तो कर सकते हैं, पर इसका 2 कारण है। एक तो ये अबंडेंट बहुत ज़्यादा होता है ऑक्साइड, और दूसरा पॉइंट है कि ये पॉल्यूटिंग गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। आप हो सकता है आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपने नोटिस किया हो ठीक से तो मैंने जानबूझकर यहाँ पे मेटलर्जी का जो स्पेलिंग है उसे गलत लिखा है, ठीक है। लिखने का वजह ये है कि आपको ये जो पेज है, ये जो चीज़ मैंने बताई है वो आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि कई बार होता है कि जो चीज़ हम गलत करते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाता है, ठीक है। वो हम लोग भूलते नहीं है, इसलिए इसको जानबूझ के इस पेज में जो मेटलर्जी का जो फर्स्ट हेडिंग है उसको गलत लिखा गया है, ताकि आपके दिमाग में ये जाके फिट हो जाए, ठीक।